तो दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी करेंसी जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, जिसके बिना आप ऑयल नहीं खरीद सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। इवन दो छोटी कंट्रीज आपस में बिजनेस करना चाहें तो भी वो उसको इसी के थ्रू जाना पड़ता है। वो करेंसी है यूएस डॉलर की। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या कोई डॉलर को उसकी गद्दी से उतार सकता है? यूरो, चाइना का आरएमबी, बिटकॉइन, गोल्ड या फिर कुछ ऐसा जो भी बनी रहा है? आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही एक्सप्लोर करेंगे और एंड तक आपको यह समझ आ जाएगा कि ये गेम इतना सिंपल नहीं है जितना कि हमें न्यूज हेडलाइंस बताती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो एक बेसलाइन सेट कर लेते हैं। पिछले 50 सालों से लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डॉलर का टाइम अब खत्म होने वाला है। हर डेकेड में कोई ना कोई एक्सपर्ट आता है और वो ये बोलता है कि बस अब डॉलर वो तो गया। लेकिन डॉलर आज भी वही खड़ा है एज किंग ऑफ द हिल। तो फिर इस बार क्या अलग है? अलग इस बार ये है कि एक्चुअल कंपेटिटर्स अब रिंग में आ चुके हैं। यूरो है, चाइना का आरएमबी है और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसीज को क्रॉस बॉर्डर यूज करने लायक बना रहे हैं। इनमें से कोई भी अभी रेडी नहीं है डॉलर से टक्कर लेने के लिए, लेकिन सवाल यह है इन्हें पोटेंशियल से एक्चुअल बनने में क्या लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरो की। यूरोप के पास एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास सेफ एसेट्स की शॉर्टेज है। देखो, जब कोई सेंट्रल बैंक अपना रिजर्व रखता है तो उसे चाहिए होते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड सिक्योरिटीज जो जब चाहे वो मार्केट में बेच सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम इन्वेस्टर अपने पास एसेट्स जमा करता है। अमेरिका के पास ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के। लेकिन यूरोप के पास क्या है? सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नेदरलैंड्स, जिनके बॉन्ड को तीनों मेजर रेटिंग एजेंसीज ट्रिपल ए रेटिंग देती हैं। और इन तीनों का कंबाइंड डेट जो है वो यूएस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, रफली 1/10। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों कंट्रीज के जो बॉन्ड्स हैं वो मोस्टली यूरोपियन बैंक्स और ईसीबी के पास ही पार्क्ड हैं। बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को मिलते ही नहीं अपने रिजर्व्स में रखने के लिए। यानी जो कर्जा ये तीनों कंट्रीज रेस करती हैं वो यूरोप में ही रह जाता है। और ऊपर से अगर आप देखो, ग्रीस और इटली जैसी जो कंट्रीज हैं उनके बॉन्ड्स कोई सीरियस रिजर्व मैनेजर छूना भी नहीं चाहता। तो हमें समझ आता है कि यूरोप की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल है कि उनके पास एक कॉमन ट्रेजरी या फिर बॉन्ड नहीं है, जैसे अमेरिका के पास है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो वो पूरे अपने नेशन के नाम पे इशू कर सकता है। कोविड के टाइम पे लोगों को यह लगा कि यूरोप के लिए एक हैमिल्टोनियन मोमेंट है जहां पूरा यूरोप मिलकर एक परमानेंट फिस्कल सिस्टम बनाएगा। लेकिन उस टाइम भी यूरोप ने वन टाइम बॉन्ड इशू करे, लेकिन वो परमानेंट नहीं थे। फिर जब ट्रंप ने यूक्रेन को दिया जा रहा जो एड था वो सस्पेंड किया और यूरोप को यह रियलाइज हुआ कि अमेरिका अब रिलायबल पार्टनर नहीं रहा, तो यूरोपियन कमीशन ने डिफेंस के लिए 180 बिलियन यूरोस बोरो करने का प्रपोज किया। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझो। यूएस ट्रेजरी मार्केट का साइज 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। उसके सामने 180 बिलियन यूरोस छोटा सा ड्रॉप इन द ओशन है। ये स्केल का डिफरेंस ही यूरो की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। यूरो इतने बॉन्ड्स की सप्लाई कर ही नहीं सकता जिसको दुनिया भर के लेंडर्स होल्ड करें और यूएस के एसेट्स को छोड़ दें। अब आते हैं असली कंटेंडर पे, जो है चाइना। बीजिंग 2009 से सिस्टमैटिकली आरएमबी को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने एग्जैक्टली वही प्लेबुक फॉलो करी जो अमेरिका ने 1914 में करी थी जब डॉलर को इंटरनेशनल बनाया था। तो बुक थी कि पहले ट्रेड सेटलमेंट में करेंसी का यूज बढ़ाओ, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बढ़ाओ। चाइना ने शंघाई और ग्वांगडोंग से शुरू करा, फिर पूरे देश में एक्सपैंड करा। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स में आरएमबी को पुश करा, हांगकांग में आरएमबी बॉन्ड्स अलाउ करे, स्टॉक कनेक्ट और बॉन्ड कनेक्ट बनाए ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स चाइनीज मार्केट में आ सके। दुनिया भर के फाइनेंशियल सेंटर्स में ऑफिशियल आरएमबी क्लियरिंग बैंक्स बिठाए। 2025 तक 27 फाइनेंशियल सेंटर्स में 33 क्लियरिंग बैंक्स थे। 40 से ज्यादा कंट्रीज के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स करे और स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव भी बनाया, सीआईपीएस नाम का अपना पेमेंट सिस्टम, जिसमें 170 से ज्यादा डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं। सुन के लगता है कि वाओ, चाइना तो बहुत आगे निकल गया। लेकिन अब नंबर्स देखते हैं और यहां स्टोरी पलट जाती है। ग्लोबल ट्रेड का 2% से कम आरएमबी में इनवॉइस होता है और डॉलर में 60% से ज्यादा होता है। ग्लोबल इंटरबैंक पेमेंट्स में आरएमबी का शेयर सिर्फ 2.9% है और डॉलर का 48% है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर 90% टर्नओवर में इन्वॉल्व है, आरएमबी सिर्फ 7% में। और रिजर्व्स, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने 58% रिजर्व डॉलर में रखते हैं, आरएमबी में सिर्फ 2% के आसपास हैं। सीआईपीएस जो डेली 105 बिलियन डॉलर्स प्रोसेस करता है, उधर ही डॉलर बेस्ड स्विफ्ट सिस्टम 2 ट्रिलियन डॉलर्स डेली, मतलब 20 गुना ज्यादा। अभी भी गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है दोस्तों कि चाइना का आरएमबी डॉलर को टक्कर दे सके। और इसके पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। पहला है आपका टाइम। डॉलर का इंटरनेशनलाइजेशन 100 साल से चल रहा है, आरएमबी को मुश्किल से 10 साल हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह करेंसी नेटवर्क को बिल्ड होने
में भी डेकेड्स लगते हैं। और दूसरा रीजन ज्यादा फंडामेंटल है, जो है पॉलिटिकल सिस्टम। हिस्ट्री देखो तो एक फैसिनेटिंग पैटर्न मिलता है। पिछले कई सदियों में दुनिया की हर लीडिंग इंटरनेशनल करेंसी एक डेमोक्रेसी या रिपब्लिक की करेंसी रही है। नेदरलैंड्स का गिल्डर, ब्रिटेन का पाउंड या फिर अमेरिका का डॉलर। क्योंकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए, एक पार्लियामेंट, एक इंडिपेंडेंट कोर्ट और एक ऑटोनोमस सेंट्रल बैंक चाहिए, क्योंकि ये सब गारंटी देते हैं कि गवर्नमेंट रातों रात रूल्स चेंज करके इन्वेस्टर का पैसा नहीं छीनेगी। और चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंस नहीं है। प्रेसिडेंट और स्टेट काउंसिल कभी भी मैनेजमेंट रिप्लेस कर सकते हैं, रूल्स बदल सकते हैं, और यही अनसर्टेनिटी फॉरेन सेंट्रल बैंक को शंघाई में रिजर्व रखने से रोकती है। तो आरएमबी का रियलिस्टिक फ्यूचर फिर क्या है? एक जियोपॉलिटिकली डिवाइडेड वर्ल्ड में ही आरएमबी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इधर आप रशिया को देखो, सैंक्शन के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने आरएमबी अपना लिया। अगर और कंट्रीज को अमेरिका से प्रॉब्लम होती है तो वो भी रशिया वाला रूट ले सकते हैं। दुनिया दो मॉनेटरी कैंप्स में बढ़ सकती है, एक डॉलर के अराउंड और एक आरएमबी के अराउंड। लेकिन इधर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों ये आउटकम अवॉइड करना चाहते हैं। ट्रेड वॉर के बीच में जब टैरिफ्स एस्केलेट हुए थे, दोनों साइड ने ये रियलाइज करा कि कंप्लीट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अनसस्टेनेबल है, क्योंकि अमेरिका को चाइनीज रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए और चाइना को डॉलर सिस्टम का एक्सेस चाहिए। लेकिन इधर एक सरप्राइज ट्विस्ट भी आता है। अगर डॉलर ने शेयर खोया है तो फायदा किसको हुआ? यूरो को नहीं हुआ, आरएमबी को नहीं हुआ, फायदा हुआ छोटी वेल मैनेज्ड इकोनॉमीज को, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, डेनमार्क, नॉर्वे को। और इन सब देश की करेंसीज अब नॉन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का 10% ज्यादा रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने गेम चेंज कर दिया। पहले छोटी करेंसीज में ट्रेड करना महंगा था और अब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स की वजह से कॉस्ट गिरने लगी है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड करना उतना ही चीप है जितना येन या पाउंड में। रिजर्व मैनेजर्स को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए थी और टेक्नोलॉजी ने वो इनेबल कर दी। तो अब आता है दोस्तों क्रिप्टो। बिटकॉइन से पेमेंट क्या हो सकती है? भाई, जो चीज एक दिन में 10% ज्यादा ऊपर नीचे जाए उससे आप इंटरनेशनल ट्रेड सेटल नहीं कर सकते। फिर स्टेबल कॉइन्स का क्या? ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये डॉलर से पैक्ड टोकन्स हैं, लेकिन यहां पे भी एक कैच है। अगर स्टेबल कॉइन्स के इशूअर के पास फुल बैकिंग नहीं है तो बैंक रन जैसा सिनेरियो बन सकता है। सब एक साथ रिडीम करने भागने आ सकते हैं और कॉइन कोलैप्स हो सकता है। और सबसे बड़ी आयरनी तो दोस्तों ये है कि 99% स्टेबल कॉइन डॉलर लिंक्ड हैं। मतलब अगर स्टेबल कॉइन्स पॉपुलर हो भी जाएं तो वो डॉलर की डोमिनेंस को और स्ट्रांग बनाएंगे, कमजोर नहीं। अमेरिका का सबसे बड़ा चेकमेट है ये। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसीज। 100 से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स इन पे काम कर रहे हैं। एक कैटेगरी है रिटेल सीबीडीसीज की, जो आम लोग यूज करें वो ऑनेस्टली किसी काम की नहीं है, क्योंकि यूपीआई और पीआईएक्स जैसे जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं। तो बिना किसी डिजिटल करेंसी के रियल एक्शन है होलसेल सीबीडीसीज में और उन्हें क्रॉस बॉर्डर लिंक करने में। सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था प्रोजेक्ट एम ब्रिज, जो चाइना, हांगकांग, थाईलैंड और यूएई के सेंट्रल बैंक से कोलैबोरेशन है, जिसमें अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने भी ज्वाइन करा। आइडिया सिंपल है, कंट्रीज डायरेक्टली अपनी सीबीडीसीज एक्सचेंज कर सकती हैं बिना स्विफ्ट, बिना यूएस बैंकिंग सिस्टम और बिना डॉलर के। ट्रांजैक्शन सेकंड में सेटल होगा, चीपर है, फास्टर है और यूएस अथॉरिटीज के पहुंच के बाहर है। साउंड्स लाइक अ डॉलर किलर, राइट? लेकिन फिर आती है एक पॉलिटिकल दिक्कत। वेस्टर्न गवर्नमेंट्स काफी लेट रियलाइज करती हैं कि एम ब्रिज बेसिकली एक चाइनीज लेड प्रोजेक्ट है। सॉफ्टवेयर भी पीबीओसी ने डेवलप किया है और डर ये था कि चाइना इसमें रशिया को इन्वाइट कर सकता है, जिससे मॉस्को सैंक्शन बाईपास कर पाएगा। इसकी वजह से बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक, उसने एम ब्रिज प्रोजेक्ट से एग्जिट ले लिया। और यही है फंडामेंटल लेसन दोस्तों, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नेंस प्रॉब्लम है इस पूरे सीबीडीसी में। कौन प्लेटफॉर्म रेगुलेट करेगा, कौन मेंबर डिसाइड करेगा? रशिया वेस्ट टेंशंस हैं, चाइना वेस्ट टेंशंस हैं और इनके बीच में ग्लोबली एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म पे एग्रीमेंट करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। स्विफ्ट इसलिए चला क्योंकि उसके फाउंडर्स लाइक माइंडेड थे। एम ब्रिज जैसे चीज सिर्फ एक बाइफरकेटेड वर्ल्ड में ही काम कर सकती है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? डॉलर का कोई सिंगल किलर नहीं है, यूरो के पास एसिड नहीं है, आरएमबी के पास ट्रस्ट नहीं है, क्रिप्टो के पास स्टेबिलिटी नहीं है और सीबीडीसीज के पास गवर्नेंस नहीं है। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, डॉलर का असली दुश्मन कोई फॉरेन करेंसी नहीं है। डॉलर का सबसे बड़ा थ्रेट खुद अमेरिका है। और वो कैसे है, ये है अगली वीडियो का टॉपिक, जहां हम देखेंगे कि अमेरिका खुद अपने हाथों से अपनी करेंसी की सुप्रीमेसी कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट से जरूर बताना आपको क्या लगता है कि 2050 में दुनिया की टॉप करेंसी कौन सी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, टेक केयर, जय हिंद।